आप लोग ज़रूर से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर वो श्योर सर। खैर पुराना लेक्चर है, उसके बाद अभी नया ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी पढ़ा था उसके आगे से हम पढ़ेंगे। तो ओके लोग सर, आते थैंक जा यू। रहे हैं, वेरी गुड। शायद से मैंने 9:30 बोला था, इसलिए लोग 9:30 तक आएंगे। तो क्या, लेट अस स्टार्ट, आने देते हैं उनको। लेक्चर हम चालू कर लेते हैं अपना। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी समझी थी। सॉल्यूशन के बारे में समझा था, सॉल्युबिलिटी के बारे में समझा था, और सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है उसके बारे में समझा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं क्या पढ़ाया था, बट आप लोग एक बार लेक्चर सुन लेना। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट। इनसे भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं हमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स, कोई बताएं। एसिड आपने सुना होगा, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा एसिड्स। सर जहाँ तक मुझे पता है 7 से 0 से 7 तक होता है। बेस का प्लस होता है 7 और एसिड 7 से कम होता है वैल्यू। अच्छा देखो, एसिड्स को, जैसे 1 2 3 ऐसा। हाँ। ठीक है, एसिड्स का पता करने के लिए, ये तो ठीक है, आपने बोला नंबर, ये नंबर बताया, तो दैट नंबर इज, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ सब रहा है। पीएच वैल्यू, सब पीएच वैल्यू। हाँ जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप जो बोल रहे हो दैट इज़ अ पीएच स्केल, दैट इज़ करेक्ट, कि जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, राइट। तो उसमें 0 से 7 से नीचे जो भी होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। बट ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन की, एसिड के, और जिसका 7 होता है उसको हम 7 होता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, और 7 से ऊपर वाले टिल 14 तक बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पीएच स्केल तो लेकर के नहीं बैठ सकते ना कि हर वक्त की इनका पीएच निकालें। एक पीएच का पेपर आता है, उस पीएच पे कलर होता है। तो हम जिसका भी पीएच निकालते हैं उसको पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो पीएच पेपर उसमें डालते हैं, तो पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है। तो जिस भी लेवल का कलर होता है, हमारे पास 0 से 14 तक के कलर होते हैं, उसको मैच करते हैं और पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक तरीका है पीएच को निकालने का। बट हम यहाँ पे पीएच को निकालना नहीं सीख रहे, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि एसिड या बेस अगर हमें मिलते हैं तो हम उसका पता कैसे करें। तो क्या होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिड्स और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, और आपसे जनरली खाने में या फ्रूट्स में जो जो एसिड्स होते हैं उनके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है, एसिड्स वो होते हैं जिनके पास H प्लस आयंस होता है, जिनको पानी में डालें एंड इफ दे रिलीजेस H प्लस आयंस देन वी कैन से दैट दे आर एसिड्स। ठीक है, और भी एसिड्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने आपको सिंपल H प्लस वाली डेफिनेशन बताई है। तो और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एसिड्स को क्लासिफाई करें तो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, किसी को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? सर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सर, वो पता है सर। वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वाई डू वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं कि इनकी एसिडिटी नापी जाती है, कितना परसेंट ये डिसोसिएट होते हैं। तो अगर मान लो आपने 100 मोल्स लिए किसी एसिड के और 100 के 100 अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। और अगर कैन यू आपने, डिफाइन डिसोसिएट मीनिंग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जब हम पानी में डालेंगे तो ये अलग अलग आयंस में टूटेंगे ना, तो पानी में डालने से H प्लस आयंस निकालते हैं, तो जितने ज़्यादा H प्लस आयंस निकालेंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है। मुझे लगा सर क्लोरीन 17 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए शायद होता होगा। नहीं नहीं, वो तो आप उनका मेरे को
17 इज एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। उससे रिलेशन नहीं है। एसिड्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, द एसिड्स, कोई भी एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होके H+ आयंस रिलीज करते हैं। तभी नॉर्मली आप जितने भी एसिड्स बोलते हो उसमें H+ होते हैं। HCl में H होता है, H2SO4 में H होता है, HNO3 में H होता है। तो ये H+ आयंस पानी में डालने पर निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएट होना, मतलब टूटना, अपने आयंस में टूटना को। ये जो एसिड्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके बने होते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट इनका H+ होता है। तो जब ये अपने H+ आयंस में टूट जाते हैं, और ये जब भी टूटते हैं जब हम पानी में डालते हैं, तो दैट इज वाई अगर आपने 100 मोल HCl के लिए और पानी में डाला और आपको 100 H+ आयंस मिल गए, इसका मतलब सारे टूट गए, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर आपने 100 लिए और उसमें से 10 ही टूटे, 90% वैसे के वैसे ही रहे, तो वो वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जनरली होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन होता है, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लें, राम बाबू, सारे लोग अपना माइक ऑफ कर ले, आवाज गूंज रही है। किसका? राम बाबू का माइक ऑन है अभी। हाँ, तो का ऑर्गेनिक एसिड का मतलब जिसमें कार्बन हो। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो इसमें कार्बन होता है। इसी को आपसे पूछा जाता है विनेगर। विनेगर हम जनरली खाने में यूज करते हैं, खट्टा। एसिड्स जो होते हैं जनरली खट्टे होते हैं, उनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। तो मोस्टली जितनी भी चीजें खट्टी होती है उसमें एसिड्स होता है। जैसे विनेगर को बोलते हैं सिरका। ये रेस्टोरेंट वगैरह में प्याज के ऊपर डाला जाता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू, ऑरेंज, इनके अंदर टमाटर में भी होता है ना सर? टमाटर में साइट्रिक एसिड शायद होता है। टमाटर में नहीं होता, टमाटर में टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर, इमली, इनमें टार्टरिक एसिड होता है। सॉरी, टमाटर बोल रहे हो, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन से एसिड्स किस में होते हैं। साइट्रस फ्रूट्स होता है जिसमें संतरा, ऑरेंज वगैरह आते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। साइट्रस सी से स्टार्ट होता है तो उसमें सिट्रिक मिलता है। अंगूर, इमली, इस हेलो सर। हाँ, सर साइट्रस का मतलब क्या होता है? साइट्रस ग्रुप का नाम है, फैमिली का नाम है ना। जिस जो जो खट्टे होते हैं उनको साइट्रिक बोलते हैं। तो जो खट्टी होती है उसको? हाँ, मतलब साइट्रस एक पूरी फैमिली का नाम दे दिया है। अच्छा, ठीक है, किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक बंद करें अपना। थैंक यू सर। तो साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स में होते हैं। अंगूर, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। खट फटा हुआ दूध, जो दूध फट जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल में पता है किसी को कौन सा एसिड होता है एप्पल में? सर मैलिक एसिड। वेरी गुड, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। किसी को पता है जब वो लाल वाली चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? लाल कलर की चींटी होती है ना, वो काटती है तो कौन सा, हमें थोड़ा सा दर्द होता है, खुजली मचती है। सर शायद इसमें फॉर्मिक एसिड होता है क्या? वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड होता है उसमें। प्रोटीन्स में सर कौन सा टार्ट्रिक एसिड? सर टार्टरिक टार्ट्रिक किस पे बोला आपने? टार्टरिक एसिड मैंने बोला अंगूर और इमली में। ओके ओके सर। प्रोटीन्स में कौन सा अमीनो एसिड होता है? एक्चुअली प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, वो हमने पढ़ लिया था प्रोटीन्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने फूड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर होता है गुआवा। गुआवा मतलब अमरूद, ऑरेंज, इनमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, साइट्रस में आता है आपका नींबू और आंवला। ठीक है, अमरूद और ऑरेंज, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
एस्कॉर्बिक एसिड हमने और एक चीज का नाम पढ़ा था, पता है किसी को? सर विटामिन सी। वेरी गुड, विटामिन सी को का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये कुछ जनरल हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पढ़े जिनमें एसिड्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एसिड्स जो होते हैं, अच्छा आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन यस सर, पता है। क्या होता है? सर कंसंट्रेटेड में वही सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी सर, और जो डाइल्यूटेड होगा उसके अंदर सोलवेंट पानी जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूट। वेरी गुड। तो जब हम कॉन्सेंट्रेट और सॉल्यूट इज बेसिकली डिफाइंड जब हम पानी में कोई चीज डालते हैं। हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज वेरी, जैसे नमक और पानी। तो तो जब हम नमक में पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो अगर किसी को वो पानी नमकीन नहीं लगता तो हम उसमें और नमक डालते हैं और नमक डालते हैं। तो जैसे जैसे वो उस नमकीन पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। जैसे जैसे आप नमक की मात्रा उसमें बढ़ाते हो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट बन जाता है। तो अब अगर हमारे को एसिड एसिड इज अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम यूज़ करें तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तेज़ाब जो H2SO4 होता है वो हाथ को जला देता है या स्किन को जला देता है हमारी। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो कभी भी इन एसिड्स को हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो डाइल्यूट कैसे किया जाता है एसिड को? जनरली डाइल्यूशन हम पानी डाल के करते हैं। तो एसिड्स को डाइल्यूशन कैसे किया जाता है? बताओ कोई भी। सर ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम करके किया जाता है सर। हाँ, तो कैसे करते हैं? अच्छा मान लो आपका आपका पानी ज़्यादा नमकीन हो गया तो आप क्या करोगे? तो पानी और उसमें डालेंगे। तो वेरी गुड, वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को भी कंसंट्रेशन कम करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। तो अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक कोई भी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालते हैं? नहीं सर, पानी में एसिड डालते हैं ना। ऐसा क्यों? एसिड में पानी डालेंगे सर। अगर अगर आपके पास नमक आपने पानी और नमक का घोल बनाया है तो आपका नमक ज़्यादा हो गया था, उसमें नमक और डालोगे या पानी और डालोगे? पानी। अब देखो क्वेश्चन इज, हाँ अब देखो, अब सवाल बहुत सिंपल है। जनरली हम किसी भी चीज को डाइल्यूट करना होता है तो उसमें पानी डालते हैं। तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एसिड में डायरेक्टली पानी डालोगे तो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इससे इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि वो एसिड बाहर निकल के हो सकता है आपके ऊपर गिर जाए और हाथों और पैरों में लग जाए और जला दे। तो कभी भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है हमें तो हम पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डालते हैं। यहाँ उल्टा होता है, इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एसिड हम उस एसिड को पानी में डालते हैं ताकि रिएक्शन इज नॉट, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है और वो पूरा सोल्यूशन, एसिड पता है ना, एसिड देखा बुलबुले उठते हैं उसमें से। तो चूना जो होता है, चूना चूना। हाँ, चूना इज कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें पानी डालते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें भी हीट निकलती है इसीलिए जो भी चूने और पानी को मिलाते हैं वो हाथों में ग्लव्स लगा लेते हैं सो दैट हाथ ना जले उनका। वो एक अलग चीज है, दैट इज ऑल्सो रिएक्शन। देर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शन। सर सवाल ये है कि सर हाँ, कोल्ड ड्रिंक में भी एसिड होती है सर क्या? जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इसमें भी एसिड होती है क्या थोड़ी बहुत सर? बताओ, तुम ही बताओ। मेरे ख्याल से तो होती है थोड़ी बहुत सर। कोल्ड ड्रिंक में होता क्या, ये बताओ। अल्कोहल सर सर। बाप रे बाप। नहीं, कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल नहीं होता, शराब में होता है अल्कोहल। भाई कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल कोल्ड पिलाओ, ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल मिलाओगे और वो लीगल हो जाएगा, छोटे बच्चे भी पियेंगे क्या उसको? कैसी बात करते हो? नहीं सर।
दारू 18 साल से कम के बच्चे नहीं पी सकते ना, खरीद भी नहीं सकते, जबकि कोल्ड ड्रिंक तो आपने देखा होगा कोई भी खरीद लेता है, बच्चा भी खरीद लेता है। यस। तो अगर उसमें अल्कोहल होता तो क्या उसको वो बिक पाता? हमने तो लास्ट फिर क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस अल्कोहल किया था। सर वो तो सिरप में भी अल्कोहल होता है सर, तो वो तो ठीक सी, है सर, कहते सिरप जो लोग सिरप पीते हैं खांसी का उसमें तो अल्कोहल होता है सर। बिल्कुल होता है, तो वो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल एक्ट इज लाइक मेडिसिन। जी। अब उसमें पूरा थोड़ी ना अल्कोहल मिला के दिया, वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से भांग भी पीते हैं लोग। कि अगर जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती, इंडिया में तो नहीं है बट फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में आप जाओगे तो वहाँ मैरुआना जो होता है भांग, उसको डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप इसको पी लो, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे वो बिकता है। वैसे इलीगल है, बट अगर डॉक्टर लिख के दे दे पेशेंट को तो वो दुकान पे खरीद सकता है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो नुकसान और फायदा कैसे हम डिसाइड करते हैं। कोई भी चीज नुकसान कब करती है? जब हम उसका अधिक सेवन कर लें। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो वो नुकसान करेगी, कोई भी चीज अगर कम मात्रा में ले लोगे तो भी नुकसान करेगी, वो कोई ना कोई डिजीज पैदा कर देगी। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हो तो वो तो नुकसान करती है, अगर कम लोगे तो डिजीज हो जाएगी, ज्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ड्रग्स ड्रग्स कब ड्रग्स कहलाती है और कब मेडिसिन कहलाती है, मतलब कब पॉइजन बन जाती है और कब दवा बन जाती है, ये उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। some drugs can be medicine if they are used in small quantity, और उसी को आप ज्यादा ले लो तो वो पॉइजन भी बन जाती है। तो बात यह है कि हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं। बट कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आप लेक्चर सुनना, कि पानी में CO2, पानी में कोई भी गैस जब मिलाते हैं तो उसको ज्यादा प्रेशर पे मिला डालें तो वो और ज्यादा घुल जाती है। तो दैट इज वाई हमने डिस्कस किया था कि अगर गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में अगर गैस मिलाएं और उसको ज्यादा प्रेशर से करें तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 उसमें घुलती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडी अच्छी लगती है, बिकॉज ठंडे टेम्परेचर पे CO2 ज्यादा डिजोल्व रहती है पानी में। जैसे उसको हीट करेंगे उसमें से CO2 बाहर निकलने लग जाती है और वो टेस्टलेस हो जाती है। टेस्टलेस क्यों हो जाता है? बिकॉज उसमें CO2 की मात्रा कम हो जाती है। तो अब बात कोई पूछ रहा था इसमें एसिड है कि नहीं। सर एक जैसे वो लास्ट टाइम आपने क्लास में बोला था कि ऊपर थोड़ी सी जगह खाली होती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, हाँ हाँ, तो उसको रखने का स्पेसिफिक कारण होता है कि गैस मतलब वहां पे इकट्ठी हो जाया करे जब गर्म हो जाए तो? बिल्कुल कारण होता है। अगर आपकी जनरली जो बॉटल कार्बन इस कोल्ड ड्रिंक का ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या फ्रिज में रख के थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको एक दूसरे से दूसरी जगह, खुले में जाती है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ट्रकों में लद के जाती है ना ये। यस सर। तो आइडिया ये होता है कि उस टेम्परेचर पे CO2 बाहर आ जाएगी, बट वो बाहर नहीं जा पाएगी, उस गैप में भरी रहेगी। अब आप उसको जैसे ही फ्रीज में डालोगे, वो जो गैस बाहर निकली थी वापस से डिजोल्व होके सॉल्यूशन में चली जाएगी। ठीक है, तो सर अगर मान लो उसमें गैप बिल्कुल ना हो, पूरी की पूरी तो वो फट सकती है बॉटल। बॉटल कभी कभी क्या होता है आपको पता है कि ये गैस की वजह से वो जो समटाइम्स बॉटल में ब्लास्ट हो जाता है, गैस ज्यादा हो जाने की वजह से, कम हो जाने, खाली रखते होंगे। हाँ वो थोड़ा सा ब्रिम तक नहीं भरते उसको, खाली रहती है थोड़ी सी। क्योंकि अगर आपने ब्रिम तक भर दिया और टेम्परेचर गर्म हो गया तो अब जो उसके अंदर से डिजोल्व CO2 निकलेगी वो बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने ऊपर तक भर दिया है। और वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, उस प्रोसेस में क्या होगा, बॉटल फट जाएगी। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, ताकि गैस उस जगह में फिल हो जाए, और जैसे ही आप टेम्परेचर ठंडा करो वो वापस से पानी के अंदर जा करके डिजोल्व हो जाए। तो अब दूसरा सवाल ये है कि क्या उसमें एसिड होता है? बिल्कुल एसिड होता है। हमने एसिड रेन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, किसी को याद है एसिड रेन क्या होता है? यस सर। बताओ। सर जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा होती हैं या वहां पे सर वो इंडस्ट्री से उनका वेस्ट प्रोडक्ट एटमोस्फेयर में निकलता है, और जब रेन होती है तो वही उनका जो वेस्ट है वो एसिड बन के ही मतलब नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। व्हाट इज वेस्ट प्रोडक्ट? वेस्ट सर वो एसिड ही है उनका ज्यादातर, गैसेज ऐसे कार्बन से रिलेटेड गैसेज होती है सर। कार्बन से रिलेटेड
नहीं उसमें बेसिकली, हाँ मतलब कुछ भी हो सकती है सर, जैसे अमोनिया गैस होगी, कोई काफी तरीके के गैसेज हो सकती है सर। अमोनिया होती है, बट जो गैस हमको चाहिए वो ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, जैसे सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैस निकलती हैं। तो बारिश के साथ ही क्यों एसिड बनती है ये? सर और तो कोई इसी तरीके से पानी आएगा नहीं ना एटमॉस्फेयर में इतना, बारिश का ही पानी गिरेगा हाँ, तो बस फिर उसके साथ वो रिएक्ट करेंगी सर। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगी? रिएक्ट करके सर फिर वो एसिड बनाती है सर। जैसे कि बताओ क्या रिएक्शन होगी? सर अभी आपने जैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट बोला था, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला था ना आपने। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर जैसे अब CO2 प्लस H2O, ये हाँ, दोनों मिलके H2CO3 बना देंगे सर। वेरी गुड, तो आंसर मिल गया आपको। अगर आप पानी में CO2 मिलाते हो तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। तो कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, और इसीलिए कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से दांत खराब हो जाते हैं। अगर आप, ये कई सारी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक में दांत दांत जो कि सबसे मजबूत माना जाता है, उसको रख दो काफ़ी टाइम तक तो वो गल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। हालांकि कार्बोनिक एसिड बहुत वीक एसिड होता है, बट फिर भी काफ़ी टाइम तक कंज्यूम करने से दांत कमज़ोर होने लगते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उस वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। कार्बोनिक एसिड का पीएच होता है 4 से 5 के बीच में, तो आप समझ सकते हो एसिडिक होता है वो। सर एक एक्सपेरिमेंट एग्स के साथ भी तो किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था बताओ? सर मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह में देखा था कि एग को जैसे कोक वगैरह में कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाल दिया तो एग काफी टाइम बाद एक तो फ्लोट कर रहा था, मतलब सिंक नहीं होता है, फ्लोट करता है। और आई थिंक उसका जो शेल था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहा था, जैसे वैसे शेल थोड़ा वैसा होता है, बट वो एकदम सॉफ्ट हो गया था, जैसे हाँ, अंडे को छील तो के। अंडे की शेल किसकी बनी होती है सर बताओ? कैल्शियम की सर, कैल्शियम। वेरी हाँ। गुड, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको। और हमने बताया था एसिड रेन की वजह से, लास्ट क्लास में समझा था, एसिड रेन की वजह से ताजमहल में प्रॉब्लम हो रही थी, करा था डिस्कस। क्योंकि ताजमहल जहाँ था, वो ताजमहल कहाँ पर है? मथुरा के आस, आगरा में है। आगरा से सटा हुआ मथुरा है। मथुरा के पास बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। उन रिफाइनरीज से बहुत सारी गैसेस निकलती थी, और वो गैस, क्योंकि ताजमहल थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं था, उसके पास ही में था, तो वो गैस गैस तो फैलेगी, दूर तक जाएगी। तो ताजमहल जहाँ था वहाँ तक भी जा रही थी, और बारिश में वो उस ताज रिएक्शन करके ताजमहल पे गिर रही थी। तो ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी। उसका रंग खराब हो जा रहा था, वो मार्बल टूट रही थी। तो किसी भी मार्बल पे अगर, थोड़ा सा येलो येलो हो रहा था ऊपर से। हाँ, तो किसी भी मार्बल पे अगर एसिड डालेंगे तो वो रिएक्शन करके CaCO3 प्लस HCl बना लेता है। क्या? CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब वो कार्बोनेट रहा ही नहीं, वो तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो अंडा भी एसिड से, मतलब कार्बोनिक एसिड में हमने देखा कि एसिड होता है, तो अंडा भी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट है तो H2CO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2CO3। हालांकि क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या है? अंडे को जब कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है ना वो, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट की शेल रिएक्शन कर लेती है उसके साथ, H2CO3 के साथ। बट क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड कहाँ से आ गया? क्लोराइड तो है ही नहीं। क्या सर? CaH2CO3 CL क्या है सर? CaSO3। पर आप बताओ, क्या कैल्शियम कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट क्या H2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा? बिकॉज कैल्शियम में भी कार्बोनेट है और हाइड्रोजन में भी कार्बोनेट है, तो क्या रिएक्शन होगी? सोच के बताओ। नहीं सर, वो तो C3 से तो कट जाएगा सर, नहीं हो पाएगा। क्या कट जाएगा? कार्बोनेट कार्बोनेट से सर नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा ना दोनों का।
नहीं, कोई और कारण है? सोच के बताओ। सर फार्मूले के हिसाब से देखें तो C3 तो C3 कट जाता है अगर केवल फार्मूला बनाते हैं जो। हाँ हाँ, नहीं बोर होने का क्या था? फॉर्मूला तो ठीक है। नहीं, फॉर्मूले से नहीं, कुछ और चीज़ होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। मतलब अगर थोड़ी सी साइंस पढ़ी होगी 10th तक, 10th में है ये एक्चुअली। नहीं होगी सर। तो फिर किसी ने बोला था अंडा सॉफ्ट हो जाता है, वो कैसे होता है? अंडा सॉफ्ट हो जाता है सर, इसके लिए तो सर इसका तो पता नहीं चल रहा सर, आप बता दीजिए। हाँ, देखो क्या होता है कि आपने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो एक मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें हम ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ चीज़ों को रखते हैं। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। जी मंजेश। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा होगा कि एक्टिविटी, कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मोर रिएक्टिव होते हैं ना। तो अब किसी को पीरियोडिक टेबल पता है? ये आप लोग माइक ऑफ कर लें अपना, आवाज गूंज रही है। सारे लोग माइक ऑफ कर लें। तो ये जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है, ये हम बताते हैं मतलब पीरियोडिक टेबल से हम इजीली फिगर इट आउट कर सकते हैं कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल तो सभी ने आई थिंक 9th क्लास तक में पढ़ी होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जो मोस्टली मोटा मोटे एलिमेंट्स होते हैं वो मैं बता दूं। पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में। 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल और 7 पीरियड्स होते हैं। ऊपर से नीचे ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स कहलाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो कहलाता है एल्कली मेटल। जो सेकंड ग्रुप होता है वो कहलाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें होते हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। सेकंड वाले ग्रुप में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनको अगर इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको खुला छोड़ दो तो पानी के एटमॉस्फेयर में जो पानी होता है बहुत ही कम होता है, उसके साथ भी रिएक्शन करके उनमें आग लग जाती है या एक्सप्लोजन हो जाता है, दिल कैच फायर। तो इसीलिए इनको हम केरोसिन में बंद करके रखते हैं। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यस, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फर्स्ट ग्रुप सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये मिट्टी के तेल से रिएक्शन नहीं करते हैं बल्कि पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जी सर। और बीच, चाकू से भी काटा जा सकता है। यस, बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ एक्सेप्ट द क्योंकि सर सॉफ्ट के ही कारण चाकू से काटा जा सकता है ना। हाँ, एक एक्सेप्शन है लिथियम को छोड़ के, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के बाकी जी आप सर। काट सकते हो क्योंकि लिथियम बेरिलियम हार्ड हो जाते हैं। हाँ जी सर। अब क्या होता है कि सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आउट ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, सर अभी करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था कि पोटेशियम वाले ग्रेन को ज्यादा सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। पोटेशियम तो वाले, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? हाँ वो करंट अफेयर्स, जो भी बिल्कुल बिल्कुल। अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हाँ उसको पोटाशियम जिनको डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो उस पे इंसेक्टिसाइड या यूरिया से रिलेटेड चीज़ें उसको हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं करते, वो अलग अलग हट के जाता है। वो नीम कोटेड यूरिया और दो तीन चीज़ें हैं उसमें, वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से उसका रिलेशन नहीं है, यहाँ पे हम कुछ और चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको बाद में बता दूंगा, जब आपकी मैं एक क्लास लूंगा शायद से सैटरडे को, या जिसमें करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो एनीवेज, तो हम जनरली पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स और एक होते हैं मेटेलॉइड्स। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं और मोस्टली जो एक्सट्रीम राइट में होते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। हमने बोला था ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक होते हैं टोटल।
तो ग्रुप 1 से लेकर के 12 तक मेटल्स होते हैं, 13 टू 17 नॉन मेटल्स होते हैं, और 18th ग्रुप इनर्ट गैस होता है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन होती है। अब क्या होता है, हमने देखा फर्स्ट और सेकंड 13 to 17 आप नॉन मेटल्स कह रहे हो सर? 13 टू 17 में मेटल्स भी होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटल्स भी मिलते हैं, जैसे टिन, लेड, ये हालांकि मिलते हैं 13 टू 17 में ही, बट इसमें मेटल्स भी आ जाते हैं। देखो ऊपर से नीचे जब जाते हैं, जैसे 13 ग्रुप में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो थैलियम मेटल बन जाता है। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, टिन और लेड मेटल बन जाते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो हालांकि 13 टू 17 नॉन मेटल ग्रुप है, बट जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे, नीचे चलोगे, तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, तो आपको नॉन मेटल्स में भी मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। लर्न करने का कोई तरीका है सर? लर्न करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट आपको काम नहीं है ना, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, ऐसा कोई केमिस्ट्री का हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं देना है। तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या मिलता है। ग्रुप 13 कौन सा होता है, 14 कौन सा होता है, 15 कौन सा होता है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं पूछते, बट एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि हैलोजन किसको बोलते हैं, पीकोजेंस किसको बोलते हैं, चाल्कोजेंस किसको बोलते हैं, इनर्ट गैस क्या होती है, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, एक जनरल आइडिया। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले होते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आता है। सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, और जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब ये भी मेटल्स होते हैं, बट दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, और इसीलिए इनको हार्ड मेटल्स भी बोला जाता है। इसमें आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सारे लोग आते हैं, ये सारे मेटल्स आते हैं। तो दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड 2। तो हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो क्या होता है, सबसे ऊपर एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और कुछ ग्रुप डी के आते हैं, और फिर बीच में हाइड्रोजन होता है। हार्ड मेटल में आते हैं अल्युमिनियम, ये सब जो बताया, सिल्वर। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में चला जाता है। एल्यूमिनियम इज अ मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि रिएक्टिविटी की। तो क्या होते हैं, हम एक सीरीज बनाते हैं, उस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। और हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, जैसे HCl। तो आपसे पूछेंगे कि Na प्लस HCl, तो क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि Na हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है, तो Na H को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, मतलब Na H को हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ लग जाएगा, और बदले में क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑल मेटल्स ऑन रिएक्ट, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, एसिड डालने से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अब सवाल ये, हाँ सर, हाइड्रोजन के नीचे कौन सा मैटर होता है? हाइड्रोजन से नीचे होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो हम रिएक्शन क्या कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट और H2CO3 की। अब कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो पहली बात, इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, है ना। इन दोनों के बीच में जब आप कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब अंडे की जो परत है और जो हमारा कोल्ड ड्रिंक में H2CO3 है, जब आप इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए इनके बीच में, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। हाँ सर, क्योंकि दोनों गर्म है। सॉरी, कैल्शियम कर भी देगा उसको तो भी वो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा ना। यस सर। हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बोनेट के साथ, और कैल्शियम भी कार्बोनेट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है तो भी वो कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा। तो फिर सवाल ये है कि वो फिर सॉफ्ट कैसे हो जाता है? किसने पूछा था सवाल? सर मैंने पूछा था। हाँ, तो अब आप बता सकते हो कि वो सॉफ्ट कैसे हो जाता है? सर मुझे ना बहुत ही मतलब ऐसा थोड़ा सा ना वेग लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा था ये केमिस्ट्री वगैरह ना, तो थोड़ा सा
समझने में टाइम लग रहा है। यस सर। देखो ऐसा हो सकता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो एक होती है कि उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट दूसरे को हटा करके उसकी जगह लग जाए, ठीक है। तो वो अपना वो बंद करो, माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद करो। तो अगर हम अंडे को एसिड में डालते हैं, कौन सा एसिड, जैसे HCl होता या फिर H2SO4 होता या HNO3 होता, तो रिएक्शन हो जाती, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद लग जाएगा उनके कंपाउंड में। जैसे HCl के साथ करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, H2SO4 के साथ करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, HNO3 के साथ करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, और कैल्शियम में भी कार्बोनेट है। तो फर्क इतना सा है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोजन को हटा तो सकता है, और हटाएगा तो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा। तो अब आप ये सोचो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, एग शेल के फॉर्म में है ना, और H2CO3 लिक्विड फॉर्म में है, तो बिल्कुल हटा सकता है। सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में आ गया है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉफ्ट भी है जो कि एग शेल में है, तो एग वाला कैल्शियम निकल करके सॉल्यूशन वाले में फॉर्म में आ सकता है। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है और बहुत धीरे होती है, ठीक है। तो इसीलिए सॉफ्ट होता है, वो ब्रेक नहीं होता है पूरी तरह से। अगर आप इस अंडे को विनेगर में रख देते एसिटिक एसिड में, तो वो अंडे का छिलका जो है वो गायब हो जाता, बिकॉज विनेगर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू विनेगर होता है CH3COH, नहीं, विनेगर CH3COH H2CO3 से ऊपर ही होता है, H2CO3 ज़्यादा एसिडिक होता है इससे। तो ये जो है कि बिल्कुल थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड भी होती है, जितना बनता है हो सकता है वापस से बैकवर्ड भी चले जाए, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है, इसीलिए वो सॉफ्ट होता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता वो एग, ठीक है। हाँ, अगर हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि क्या आप क्या सवाल था कि वो अंडे को बॉटल में डाल सकते हो क्या? क्या आप एक एग को बॉटल में डाल सकते हो? सर अंडे को बोतल में कैसे डाल सकते हैं सर? हाँ, सोच के बताओ कैसे डाल सकते। सॉफ्ट करके शायद डाल सकते हैं। डाल सकता है सर, डाल सकता है। कैसे डाल सकता है सर, डाल सकता है। कैसे, क्या तरीका है? सॉफ्ट करके उसको डाला जा सकता है। सॉफ्ट कैसे करोगे? आप उसका एग शेल को रिमूव करोगे, तो ये क्या क्वेश्चन था पता नहीं, छोटे से उसका मुंह बहुत छोटा होता है और उसमें अंडा आ जाता है, तो एक्चुअली क्या करते हैं उसका शेल रिमूव कर देते हैं, तो शेल रिमूव करके वो अंदर जा सकता है, बट ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि शेल रिमूव करते हैं तो वो हल्का सा थोड़ा सा दबने लगता है, तो वो दब के जा सकता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो वापस से आते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, एसिड बेस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें खाने में और फ्रूट्स में और हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं। तो यस, हम लोग इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, बट आपके हमारे कोर्स में उतना नहीं है, जितना है उतना ही पढ़ते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। तो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आप कि एसिड बनते कैसे हैं। तो पानी के साथ जब ऑक्साइड्स की रिएक्शन होती है, और कौन से ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, जैसे सल्फर, सल्फर का नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का मेटलिक नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, NO2, N2O5, N2O3, N2O4, N2O, NO, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। NO को क्या बोलते हैं? हाँ,
व्हाट इज लाफिंग गैस? NO तो नहीं पता सर, N से पता है कि नाइट्रोजन होता है। लाफिंग गैस आपसे बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, लाफिंग गैस क्या होती है? सर ये नाइट्रस एसिड ही होती है सर, काफी गैस। हाँ, NO नाइट्रिक ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस बोलते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ बस कुछ कुछ कई बार ऐसी चीजें बोल देता हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं, तो यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस। अच्छा, लाफिंग गैस बोलते क्यों है इसको? लाफिंग गैस इज नॉट, सर लोग थोड़ा आपने क्या बोला? लाफिंग थोड़ा गैस नाइट्रस या नाइट्रिक? सर मैंने तो नाइट्रस बोला था, नाइट्रस। नाइट्रस क्या होता है फॉर्मूला? उसका सर फॉर्मूला तो ध्यान नहीं है मेरे को, हाँ, लेकिन नाइट्रस जो नाइट्रिक एसिड है वो तो बेसिकली सर उसमें यूज होती है, आई थिंक पता नहीं गाड़ियों वगैरह में यूज होती है, मतलब व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रस लाफिंग गैस है, हाँ, वो नाइट्रस है। नाइट्रस एसिड होता है N2O। सर N2O तो फ्रीज में भी पाया जाता है ना? किसमें? फ्रीज में नाइट्रोजन। फ्रिज में नहीं, फ्रिज में अमोनिया उसमें वो होती है, क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, देखो आपको ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इक और अस कब लगाते हैं। कभी जैसे बोलते हैं फेरिक, कभी बोलते हैं फेरस, कभी क्यूप्रिक, क्यूप्रस, नाइट्रिक, नाइट्रस। तो ये ऑक्सीडेज, उन पे जो चार्ज होता है ना, प्लस का चार्ज होता है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा वो इक लगेगा। जैसे फेरिक बोलेंगे तो Fe+3 होता है, फेरस बोलेंगे तो Fe+2 होता है। तो हायर चार्ज के लिए इक लगाते हैं और स्मॉलर चार्ज के लिए अस लगाते हैं। तो नाइट्रिक नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो जो N2O होता है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना? तो +1 लोवेस्ट है इसके लिए, तो इसलिए वो नाइट्रस हो जाता है। और NO में +2 होती है तो वो नाइट्रिक हो जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O होता है, और इसी को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। ये नेचुरली हमारी बॉडी में बनती है, इसलिए कभी कभी हमको हंसी भी आती है। ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है तो हमारी बॉडी में बनती है। तो जिसने इसको डिस्कवर किया था वो हंसते हंसते मर गया था, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी हंसी को। और जब हम हंसते हैं तो हमारी विंड पाइप जो होती है वो बंद हो जाती है, और जब आप सांस नहीं ले पाओगे तो डेथ हो सकती है सफोकेशन की वजह से। ठीक है? अच्छा, आज हम क्लास को ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, मुझे अभी कुछ और काम है, तो ऐसा करेंगे बाकी की डिस्कशन कल करते हैं। एंड आप लोग कल जल्दी आ जाइएगा, होपफुली कल मैं 9 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो बाकी का डिस्कशन कल करते हैं, और थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, वीडियो सुनिए, और आप जितने डाउट्स पूछेंगे उतना अच्छा होगा, तो आपको भी क्लियर होएगा। ठीक है सर हेलो सर। हाँ, आपके द्वारा ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है क्या सर? क्वेश्चन मैंने पिछली बार विटामिन का भेजा था, मैं इसका भी भेजने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं थोड़ा टाइम निकाल करके PDF या वर्ड फॉर्म में आपको भेजता हूँ क्वेश्चंस। सर हाँ हेलो सर, बात कर रहा हूँ। हाँ।